हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू होने का मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है दोस्तों। तो सबसे मैं पहले आपको कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है दोस्तों। तो अभी आपने क्या है कि रीट की जो एग्जाम होने वाली है 25 अप्रैल को। रीट के अंदर हम लोग बात करें कि एसएस का जो पोर्शन रहता है, एसएस का जो पोर्शन रहता है इसमें यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9, यानी एसएस के अंदर जो हमारा जो पोर्शन रहता है ज्योग्राफी संबंधित है। तो इसमें यूनिट नंबर 6 जो है मित्रों, इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी हमसे पूछी जाती है। और यूनिट नंबर 7 में संसाधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूनिट नंबर 8 में हमसे भारत का भूगोल का यहां पर पोर्शन रहता है। और यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत हमारा राजस्थान का पोर्शन रहता है। राजस्थान भूगोल का पोर्शन रहता है। यानी रीट लेवल 2 के अंदर, रीट लेवल 2 की हम बात करें मित्रों कि एसएस के अंदर यूनिट नंबर 6, 7, 8 और 9, इन चारों में से जो यूनिट नंबर 6 है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और यूनिट नंबर 7 से संसाधन से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह से यूनिट नंबर 8 में भारत का भूगोल संबंधित, जो भारत का ज्योग्राफी है, भारत की ज्योग्राफी है, इससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाता है। और यूनिट नंबर 9 से हमारे यहाँ से राजस्थान भूगोल की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक यूनिट है मित्रों यह 5 नंबर की है। कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। और 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आएंगे। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 20 क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछे जाते हैं। तो एक अपने आप एक अहम भूमिका रखता है ये जो एसएस के अंदर जो ज्योग्राफी का जो पैटर्न है मित्रों। तो यूनिट नंबर में 6 में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। यूनिट नंबर 7 में संसाधन से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और यूनिट नंबर 8 में भारत का भूगोल हमसे पूछा जाता है। और यूनिट नंबर 9 में राजस्थान का भूगोल हमसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, वह हम करेंगे भारत की भूगोल की। किसकी बात करेंगे? भारत की भूगोल की हम लोग बात करेंगे। और भारत के भूगोल के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना यानी हमारा आज जो यूनिट नंबर 8 है हमारे सिलेबस के अंदर, उसमें भारत का भूगोल हमसे पूछा जाएगा। और भारत के भूगोल के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है जो वो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए मित्रों, इस टॉपिक को बहुत ही आनंद के साथ आपको पढ़ना है, पूरे मजे के साथ इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर, खास रीट के अंदर यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं मित्रों। तो देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा क्या है? इस टॉपिक को पूरे आनंद के साथ पढ़ना है, पूरे मजे के साथ पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि मजा मतलब हर कहीं से लिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मजा सिर्फ ब्याह शादी में जाके टेंट में रसगुल्ला खा के इससे लिया जाता है। हमारे राजस्थान के अंदर कहते हैं कि कान के अंदर अंगुली डालकर भी मजा लिया जा सकता है। तो इस तरह इस टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़ना है, यानी पूरे आनंद के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में, कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम लोग समझे तो बहुउद्देशीय यानी दो शब्दों से मिलकर ये बना है। बहु प्लस उद्देश्य, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु प्लस
उद्देश्य ये इससे मिलकर बनाया है। यानी यहां पर यहां का अर्थ क्या होता है कि वे परियोजनाएं वे परियोजनाएं वे परियोजनाएं वे परियोजनाएं जिनका एक से अधिक ये परियोजनाएं जिनसे जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो एक बार पुनः इस टॉपिक को देख लीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु प्लस उद्देश्य, जिसके अंतर्गत इसका अर्थ क्या होता है कि वे परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो देखिए अब जो हमारे उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति की जाती है इन परियोजनाओं के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं जैसे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन, मृदा का संरक्षण, मत्स्य पालन, पशुपालन, परिवहन। देखिए वे परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं? सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन, मृदा का संरक्षण, मत्स्य पालन, पशुपालन और परिवहन। ये क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए इन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है मित्रों। तो आपको इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि बहु प्लस उद्देश्य ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी वे परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे की कड़ी में चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नदी तंत्र के आधार पर इन्हें दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? नदी तंत्र के अकॉर्डिंग, नदी तंत्र के अकॉर्डिंग इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। और इन परियोजनाओं को ऐसा किसने कहा था कि ये आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर हैं। आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर हैं। ऐसा किसने कहा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ऐसा किसने कहा था इन परियोजनाओं के बारे में कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं? वाक्य क्या था कि ये सभी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। ये किसने कहा था मित्रों?
तो ये किसने कहा था? ये हमारे भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था कि ये परियोजना आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर। ये तो ये किसके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था कि ये परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है? तो ये संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी कि ये परियोजना आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर है। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना को नदी तंत्र के आधार पर, नदी तंत्र के अकॉर्डिंग इसे कितने भागों में इसे बांटा गया है, यानी कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नदी तंत्र के आधार पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। नंबर 1 हम लोग बात करें हिमालय तंत्र से, हिमालय तंत्र से हिमालय तंत्र से संबंधित, और दूसरा जो क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से संबंधित, यानी बहुउद्देशीय परियोजना को नदी तंत्र के अकॉर्डिंग से 2 भागों में इसे हम विभाजित करते हैं, हिमालय तंत्र से संबंधित और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से संबंधित। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हिमालय तंत्र से संबंधित, यानी वे नदियां जो हिमालय से निकलकर अपना पानी अरब सागर की ओर ले जाती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? हिमालय तंत्र से संबंधित जो नदी तंत्र है ये हिमालय से संबंधित होगी। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, वे नदी तंत्र जो अपना जो जल है वो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो हिमालय तंत्र से संबंधित हम लोग इसको विभाजित करें तो यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन रहता है मित्रों, इसको 3 भागों में अपन क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो हिमालय तंत्र से संबंधित जो नदी तंत्र है मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की, कि इस नदी तंत्र पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं। इसी क्रम में हम दूसरी हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न रहता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं। इसी क्रम में हम लोग देखें तो तीसरा जो पोर्शन रहता है हिमालय तंत्र से संबंधित, यहां पर रहता है गंगा नदी तंत्र। तो हिमालय तंत्र से संबंधित हमें इनको 3 भागों में विभाजित किया करते हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम लोग देखें तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है मित्रों अरब सागरीय नदी तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, यानी वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है और वे नदियां अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। तो ये हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इसमें हिमालय तंत्र से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं, व गंगा नदी तंत्र पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र को, किस नदी तंत्र को देखेंगे? सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे कि इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हमारे सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। देखिए
सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नदी है मित्रों वह कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। यानी सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। और जो चिनाब नदी की जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं मित्रों वह कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, रावी व झेलम। ये किसकी सहायक नदियां हैं? चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, झेलम। और सतलज नदी की जो सहायक नदी है मित्रों वह कौन सी नदी है? व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। और झेलम नदी की जो सहायक नदी है वह है किशनगंज नदी। किशनगंज नदी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी है और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है भारत की ओर से वो है चिनाब नदी। और चिनाब नदी की सहायक नदी है सतलज नदी। और सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी है। इसी प्रकार से चिनाब की दूसरी जो सहायक नदी है मित्रों रावी नदी। और इसी प्रकार तीसरी नदी कौन सी है? झेलम नदी। और झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी हुई? किशनगंज नदी हुई। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। और चिनाब नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सतलज नदी, रावी नदी और झेलम नदी। देखिएगा कि सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी। और झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंज नदी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी को। किसको देखेंगे? सिंधु नदी को हम लोग देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम होता है मित्रों हम लोग पहले थोड़ा मैप बना लेते हैं। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वह होता है चेम्यूडूंग या बोखरचू, चेम्यूडूंग या बोखरचू हिमनद तिब्बत मानसरोवर से होता है। यानी सिंधु नदी का उद्गम होता है चेम्यूडूंग या बोखरचू हिमनद तिब्बत मानसरोवर से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब देखिएगा यहां से निकलने के बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां पर? यह नदी चेम्यूडूंग बोखरचू से निकलकर यानी हिमनद तिब्बत मानसरोवर से निकलकर यह नदी कहां से प्रवेश करती है? ये नदी भारत में प्रवेश करती है दमचौक स्थान से। दमचौक लद्दाख से ये प्रवेश करती है। यानी चेम्यूडूंग बोखरचू हिमनद से यह नदी निकलकर भारत में प्रवेश करती है। दमचौक लद्दाख में ये प्रवेश करती है।
इसी तरह ये नदी थोड़ी सी आगे चलती है और इसी नदी के किनारे यहां पर लेह स्थान है, इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी क्रम में ये नदी यहां पर चलती है और ये दो श्रेणियों से होकर गुजरती है। यह दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। हम लोग बात करें लद्दाख श्रेणी और दूसरी कौन सी है, जास्कर श्रेणी से ये नदी, श्रेणी से मध्य से होकर ये नदी गुजरती है। इसी क्रम में थोड़ा सा ये नदी आगे चलती है और यहाँ पर एक बनिहाल दरे से होकर ये नदी गुजरती है। बनिहाल दरे से होकर ये नदी गुजरती है। यहाँ पर एक गारज का निर्माण करती है। इसी क्रम में ये नदी यहाँ पर गारज का निर्माण करती है। घर यानी उस गारज का नाम क्या होता है, बुंजी गारज का ये निर्माण करती है। किस गारज का, बुंजी गारज का ये निर्माण करती है। और इसके बाद में ये नदी पाकिस्तान में एंट्री करती है। कहां पर है, पाकिस्तान में ये नदी एंट्री करती है। और पाकिस्तान का जो स्थान होता है मित्रों वह कौन सा होता है, चिलास। पाकिस्तान के चिलास नामक स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है। इसी क्रम में यह नदी आगे चलती है और यह कराची के निकट, कराची के निकट यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। किसमें, अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो एक बात पुनः कि सिंधु नदी है मित्रों, यह चेमयूडुंग बोखरसू हिमनद तिब्बत मानसरोवर से ये नदी निकलती है और यह नदी भारत के दमचौक लद्दाख से ये भारत में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है, दमचौक लद्दाख से ये भारत में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे लेह स्थित है और यह नदी जब गुजरती है दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, लद्दाख और राजस्थान श्रेणियों के मध्य से होकर यह नदी गुजरती है। इसी क्रम में हम लोग देखें तो यह नदी बनिहाल दरे से होकर गुजरती है। किस दरे से, बनिहाल दरे से होकर यह नदी गुजरती है और इसी से आगे ये बुंजी गारज का निर्माण करती है, यानी गहरे गर्त का ये निर्माण करती है, जिसे क्या कहा है, बुंजी गारज का निर्माण करती है। इसके बाद में ये नदी पाकिस्तान में एंट्री करती है और पाकिस्तान का जिला कौन सा होता है, पाकिस्तान का स्थान कौन सा होता है, चिलास नामक स्थान पर ये नदी पाकिस्तान में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इसके बाद में ये जो नदी है कराची के निकट अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस नदी की हम लोग बात करें कि कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। 2880 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, जो बर्फपुत्र नदी के विपरीत ये नदी बहती है। तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी हुई, 2880 किलोमीटर। लेकिन आपको भारत में पूछा जाए इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 1114 किलोमीटर यह नदी भारत के अंदर बहती है। तो हम लोग बात करें कि सिंधु नदी घाटी पर सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी पर कोई भी परियोजना संचालित नहीं की गई है। तो एक प्रश्न तो यह से आपको क्लियर होता है कि सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार की कोई भी परियोजनाएं स्थित नहीं है। तो एक बात बोले कि चेमयूडुंग से बोखरसू, आपसे कोई भी नाम ये पूछ सकता है कि चेमयूडुंग या बोखरसू हिमनद तिब्बत से नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या होता है, सिंधु नदी होता है। इसके बाद में ये नदी दमचौक लद्दाख से ये भारत में एंट्री करती है। दमचौक लद्दाख से ये नदी भारत में एंट्री करती है और इसी क्रम में ये चलती है और इसी के किनारे क्या है, लेह स्थित है। लेह स्थान है वो किस नदी के किनारे स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर स्वतंत्र होता है इस मामले में। इसी के साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि कराची शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो कराची शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कराची शहर है मित्रों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी नदी बनिहाल दरे से होकर गुजरती है, तो सिंधु नदी बनिहाल दरे से होकर गुजरती है। इसी क्रम में ये तो आगे चलकर एक गर्त का निर्माण करती है और उस गर्त का नाम क्या होता है, बुंजी गार्ज नाम होता है। क्या होता है, बुंजी गार्ज से होकर बुंजी गार्ज का ये निर्माण करती है और पाकिस्तान में ये नदी एंट्री करती है। पाकिस्तान में जहां पर ये नदी एंट्री करती है उस स्थान का नाम क्या होता है, चिलास नामक स्थान।
कौन सा स्थान है? चिलास नामक स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है और अंत में कराची के निकट यह नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो कौन सी नदी हुई? ये नदी हुई सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार की कोई परियोजना नहीं बनाई गई है। तो ये तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार की कोई परियोजनाएं स्थित नहीं है। क्योंकि तो सिंधु नदी पर ये कोई परियोजना स्थित नहीं है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर भी इनकी जो परियोजना है वो स्थापित की गई होंगी। तो हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां जो महत्वपूर्ण नदी है मित्रों, वह कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम होता है मित्रों, कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से होता है। यह है, पहले हम आपको बता दूं कि ये चंद्रा व भागा नदी के यानी दो नदियों के रूप में ये नदी बहती है। चंद्रा या भागा दो नदियों के रूप में ये नदी बहती है। और जहां पर ये नदी का मिलन होता है, जहां पर ये नदी दोनों नदियों का क्या होता है? मिलन स्थान होता है, वह स्थान कौन सा है? तंडी। कौन सा स्थान है? तंडी। चंद्रा और भागा नदी का जहां पर संगम होता है, जहां पर मिलन होता है, उस स्थान का नाम क्या है? तंडी। और उसके बाद में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है मित्रों। इसके बाद में ये नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में बहती हुई यह नदी चली जाती है कहां पर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में यह नदी किस नदी में मिल जाती है? यह नदी सिंधु नदी घाटी में, सिंधु नदी में ये नदी मिल जाती है। और जहां पर मिलन होता है वहां उस स्थान का नाम क्या है? मिठानकोट। मिठानकोट। यानी हिमाचल प्रदेश से नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या होता है? चिनाब होता है। इससे पहले ये नदी दो धाराओं के रूप में बहती है, यानी दो नदियों के रूप में बहती है। एक का नाम क्या होता है? एक का नाम भागा होता है और दूसरी का नाम क्या होता है? चंद्रा नाम होता है, यानी चंद्रा। तो चंद्रा भागा के रूप में ये दो नदियां पहले बहती है। और जहां पर दोनों नदियों का मिलन होता है उस जगह का, उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों? उस स्थान का नाम है तंडी। और उसके बाद इस नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। जो नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में मिठा नामक स्थान पर यह नदी यानी मिठानकोट पर यह नदी किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसके बाद इस नदी का पानी आगे चला जाता है, अरब सागर में अपना जल ये गिराती है। तो ये जो चिनाब नदी है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हमारे सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी। तो 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं चिनाब नदी से संबंधित, तो मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी। देखिए चिनाब नदी पर महत्वपूर्ण 3 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। कितनी परियोजनाओं का? 3 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। जिसमें सबसे पहले परियोजना कौन सी है? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना यानी इस नदी पर, चिनाब नदी पर 3 परियोजनाएं स्थापित की गई है। कितनी परियोजनाएं? 3, मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं स्थापित की गई है। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना रीट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है परियोजना, क्योंकि यहां से 1 या 2 प्रश्न जरूर पुटअप होते हैं। तो चिनाब नदी पर कितने परियोजनाएं बनी गई है?
3 परियोजनाएं बनाई गई हैं, सलार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सलार परियोजना किस नदी से संबंधित है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? चिनाब नदी। कौन सी नदी होगी? चिनाब नदी होगी। इसके अकॉर्डिंग यहां से एक प्रश्न और पुटअप होता है एग्जाम की दृष्टि से कि दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना, आपको पता है कि 1960 ईस्वी में सिंधु नदी का ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार जो परियोजना है मित्रों, भारत पाकिस्तान की ऐसी 2 परियोजना है जहां पर अभी क्या है, विवादित चल रही है। भारत प्लस पाकिस्तान विवादित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी कौन सी 2 परियोजनाएं हैं जो पाकिस्तान और भारत के द्वारा विवादित परियोजनाएं हैं, तो वह कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, जो किस नदी से संबंधित है? चिनाब नदी से संबंधित है। तो हम लोगों ने पढ़ा है आज कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से मैंने आपको बताया कि बहुउद्देशीय परियोजना 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस उद्देश्य, यानी ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और मैंने आपको उद्देश्य भी बताए हैं कि जैसे सिंचाई, जल की आपूर्ति और जल उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, कृषि उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, जैसे पर्यटन, परिवहन, इस मत्स्य पालन और पशुपालन, इनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की गई थी। अब हम लोग देखें कि जो सिंधु नदी है परियोजनाओं को नदी तंत्र के आधार पर 2 भागों में से विभाजित किया गया था। एक तो यानी हिमालय से संबंधित नदी तंत्र, यानी हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं। प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कौन सी परियोजनाएं किससे संबंधित है। आजकल क्या होता है कि कोर्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उस राज्य का पर्टिकुलर राज्य का नाम याद होना चाहिए, पर्टिकुलर आपको परियोजना का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन आज तक ज्यादा जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं भर्ती परीक्षा के अंदर। तो आपको परियोजना प्लस राज्य का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को एकदम सही कर पाओगे। तो हिमालय से कौन कौन सी नदी तंत्र है, उन पर कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उनमें कौन कौन सी नदियां हैं जिन पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि सिंधु नदी तंत्र यानी हिमालय से संबंधित कौन सा नदी तंत्र है। हिमालय नदी तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई? सिंधु नदी हुई। और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी हुई? चिनाब नदी हुई। और चिनाब नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सतलज, रावी, व्यास। सतलज, रावी, व्यास। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी। और इसी प्रकार से झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार की कोई परियोजनाएं संचालित नहीं है, बट उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को संचालित किया गया हमारी सरकार के द्वारा। तो इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। पहले ये नदी 2 नदियों के रूप में बहती है, चंद्रा और भागा के रूप में ये नदी बहती है। जब ये 2 नदी धाराओं के रूप में बहकर आती है, जहां पर दोनों का मिलन होता है, दोनों का एक स्थान पर जो संगम होता है वह कहां होता है? टंडी नामक स्थान पर होता है। और उसके बाद में ये नदी चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है मित्रों। इसके बाद में ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर की सीमा बनाती हुई, यानी जम्मू कश्मीर से ये बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ये मिठानकोट नामक में सिंधु नदी में ये मिल जाती है। इसी नदी पर 3 परियोजनाएं चलाई गई है हमारी सरकार के अंतर्गत। कितनी परियोजना? 3 परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि चिनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही है, वह कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की गई है। तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना किस नदी से संबंधित है? यह चिनाब नदी से संबंधित है, जिसमें से दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना भारत और पाकिस्तान की जो ऐसी परियोजना है जो अभी क्या है विवादित चल रही है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद साथियों।